कुम्हारिन और राजकुमार की अमर प्रेम कहानी, मिट्टी और प्यार का जादू। बहुत समय पहले भारत के एक सुंदर और शांत गांव सूरजपुर में एक साधारण कुम्हार परिवार रहता था। ये गांव मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ था। चारों ओर खेत खलिहान, कच्चे रास्ते, तालाब और मिट्टी से बने छोटे छोटे घर थे। गांव के लोग सादगी और मेहनत से अपना जीवन बिताते थे। उसी गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ, चमेली। उसके माता पिता साधारण कुम्हार थे, पर उनके हाथों में ऐसा जादू था कि वे मिट्टी को भी जीवन दे देते थे। उनके बनाए घड़े, दीपक और मूर्तियां दूर दूर के गांवों में प्रसिद्ध थीं। चमेली बचपन से ही मिट्टी के खेल में रम जाती। जब उसकी उम्र के बच्चे गुड़ियों से खेलते, वो मिट्टी में हाथ डुबोकर छोटी छोटी मूर्तियां बनाती। धीरे धीरे उसका हाथ ऐसा सधा कि उसकी बनाई मूर्तियां गांव के बड़े बड़े कलाकारों से भी सुंदर निकलतीं। गांव वाले कहते थे, यह लड़की तो मिट्टी से बात करती है, इसके हाथों में देवी का आशीर्वाद है। चमेली के माता पिता उस पर गर्व करते। वे कहते थे, हमने मिट्टी को आकार देना सिखाया, पर इसने मिट्टी को आत्मा दे दी। एकाकीपन और नई शुरुआत। दिन बीतते गए और चमेली की कला पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। हर त्योहार पर गांव वाले उससे मूर्तियां बनवाते। लेकिन किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं रहती। एक भयानक वर्षा ऋतु में बीमारी फैली और कुछ ही दिनों में चमेली के माता पिता दोनों ही इस संसार से चले गए। उस दिन गांव का आसमान भी जैसे रो पड़ा था। मिट्टी के छोटे से घर में चमेली अकेली रह गई। उसका सहारा, उसका संसार, सब कुछ बिखर गया। कई दिनों तक वो टूट चुकी थी। उसे लगा जैसे अब उसके हाथों से मिट्टी भी कुछ नहीं बनना चाहेगी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आंसू पोंछे और अपने माता पिता के शब्द याद किए। मिट्टी चाहे कितनी भी भीग जाए, अगर धैर्य और प्रेम से उसे गढ़ा जाए तो वो फिर आकार ले लेती है। इसी विश्वास के सहारे चमेली ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। अब वो अकेली थी, पर उसकी कला ही उसका परिवार थी। वो और भी सुंदर मूर्तियां बनाने लगी। हर मूर्ति में अब केवल सौंदर्य नहीं, माँ बाप की याद और उनकी आत्मा भी बसती थी। वसंत महोत्सव में राजकुमार से भेंट। समय बीतता गया। राज्य में हर साल की तरह वसंत महोत्सव मेला आयोजित होने वाला था। कहा जाता था कि यदि किसी की कला इस मेले में पसंद आ जाए तो वो सीधे राजमहल तक पहुंच सकती है। चमेली के मन में भी एक उम्मीद जागी। उसने तय किया कि वो अपनी सबसे सुंदर मूर्तियां और मिट्टी के दिए लेकर मेले में जाएगी। मेले का दिन आ गया। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानों की कतारें थीं और हर तरफ खुशी का माहौल था। चमेली ने भी एक सादी सी दुकान लगाई। उधर उसी राज्य के राजा का बेटा युवराज आदित्य सिंह भी अपने दोस्तों के साथ उसी मेले में आया था। पर वो किसी राजसी जुलूस में नहीं, ना ही शाही वस्त्रों में। उसने साधारण कपड़े पहने थे और आम आदमी की तरह भीड़ में घुलमिल गया था। आदित्य को हमेशा से ही राजमहल की चमक दमक से ज्यादा जनता के बीच रहना अच्छा लगता था। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। वहां सजी मिट्टी की मूर्तियां कुछ अलग ही चमक रही थीं। वो दुकान थी चमेली की। आदित्य कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। वो आश्चर्य से मूर्तियों को देखने लगा। उनमें जैसे जीवन बसता था। आदित्य ने पूछा, ये तुमने बनाई है? चमेली मुस्कुराई, हाँ, सब मैंने ही बनाई है। मिट्टी में जान डालना ही मेरा काम है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मूर्ति मुझे खरीदनी है। चमेली हंसते हुए बोली, राजकुमार जी, मेरे बनाए घड़े और मूर्तियां तो गांव वालों के लिए हैं। आदित्य चौंक गया, तुम्हें कैसे पता कि मैं राजकुमार हूं? चमेली ने शरारती आंखों से उसे देखा और कहा, जिस तरह से आप चलते हैं और जिस आत्मविश्वास से आप बात करते हैं, वैसा गांव में कोई नहीं करता। आदित्य हंस पड़ा। उसने वह मूर्ति खरीदी और चमेली से दोबारा आने का वादा किया। चमेली ने सोचा ये मजाक है, पर आदित्य का दिल उस सादगी और कला में खो गया था। प्यार की दीवार। अगले कुछ दिनों में आदित्य बार बार गांव आने लगा। वो चमेली की दुकान पर रुकता, उससे बात करता और उसकी कला की तारीफ करता। धीरे धीरे चमेली को भी आदित्य की सादगी और उसकी बातों में छुपा हुआ प्यार दिखने लगा। एक दिन जब चमेली नदी किनारे मिट्टी ले रही थी तो आदित्य वहां पहुंच गया। चमेली ने हंसते हुए कहा, मिट्टी मेरी दोस्त है, ये मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती और यही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तभी आदित्य ने गंभीरता से कहा, चमेली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। चमेली ने घबराते हुए पूछा, क्या बात है राजकुमार? मैं तुमसे प्यार करता हूं। आदित्य ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं जानता हूं कि हमारे बीच एक बड़ी दीवार है, लेकिन मैं उस दीवार को तोड़ना चाहता हूं। चमेली की आंखें भर आईं। यह मुमकिन नहीं है आदित्य, तुम एक राजकुमार हो और मैं तो बस एक कुम्हारिन हूं। तुम्हारा राज्य, तुम्हारे लोग, तुम्हारी माँ, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैं सबको मना लूंगा,
आदित्य ने दृढ़ता से कहा, मेरे लिए तुम सिर्फ एक कुम्हारिन नहीं, मेरे दिल की रानी हो। चमेली का दिल चाहता था कि वो आदित्य के गले लग जाए, पर डर ने उसे रोक लिया। उसने कहा, मुझे कुछ समय चाहिए आदित्य, ये इतना आसान फैसला नहीं है। षड्यंत्र और पहली चुनौती। उनकी हर मुलाकात के साथ उनका प्यार और भी गहरा होता गया। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव और महल में फैल गई। महल में रानी माँ को इसकी भनक लग चुकी थी। उन्होंने आदित्य को साफ शब्दों में कहा, तुम एक राजकुमार हो, तुम्हारा विवाह किसी राजकुमारी से ही होगा। इस कुम्हारिन के सपने को भूल जाओ। माँ, मैं चमेली से प्यार करता हूँ, आदित्य ने कहा। रानी क्रोधित हो गई। अगर तुम नहीं माने तो मैं उसे गांव से निकलवा दूंगी। आदित्य ने तुरंत चमेली को सारी बात बताई। चमेली ने गहरी सांस ली और कहा, आदित्य, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच नहीं आना चाहती। नहीं चमेली, आदित्य ने कहा, हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। इसी बीच रानी ने अपने भरोसेमंद, क्रूर और चतुर सलाहकार महेश्वर को बुलाया और उसे चमेली को दूर करने का आदेश दिया, लेकिन ऐसा कि आदित्य को शक न हो। महेश्वर ने सिर झुकाकर रानी की आज्ञा मान ली। आदित्य और चमेली छुप छुप कर मिलने लगे। एक शाम जब आसमान तारों से भरा था, चमेली ने डरते हुए कहा, आदित्य, अगर तुम्हारे परिवार ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी। आदित्य ने उसका हाथ थामकर कहा, चमेली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना राजपाट भी छोड़ दूंगा। महेश्वर ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने गांव में ये अफवाह फैलाई कि चमेली ने जादू टोने से राजकुमार को वश में कर लिया है। एक रात कुछ लोग चमेली के घर के बाहर जमा हो गए और चिल्लाने लगे, जादूगरनी, गांव छोड़ दे। तभी आदित्य को खबर मिली। वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा और भीड़ को देखकर गुस्से में कहा, जो कोई भी चमेली को नुकसान पहुंचाएगा उसे मुझसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि भीड़ डरकर बिखर गई। अगले दिन आदित्य ने अपनी माँ से खुलकर बात करने का फैसला किया। माँ, मैं चमेली से शादी करूंगा। अगर आप मुझे रोकेंगी तो मैं राजपाट छोड़कर उसके साथ चला जाऊंगा। रानी हैरान रह गईं, पर उनका अहंकार अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, ठीक है आदित्य, अगर तुम इतने ही जिद्दी हो तो एक शर्त है। चमेली को साबित करना होगा कि वो एक राजकुमारी के लायक है। मैं उसे एक नामुमकिन काम दूंगी। अगर वह उसे पूरा कर लेती है तो मैं तुम्हारी शादी को स्वीकार करूंगी। आदित्य को चमेली पर पूरा भरोसा था। उसने जाकर चमेली को सारी बात बताई। चमेली ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। आदित्य, जो भी हो मैं तुम्हारे प्यार के लिए हर चुनौती स्वीकार करूंगी। रानी ने चमेली को बुलाया और कहा, तुम्हें एक ऐसा घड़ा बनाना होगा जो न कभी टूटे, न उसका पानी सूखे और जो मेरे महल की शोभा बढ़ाए। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन हैं। असंभव घड़ा और महेश्वर की साजिश। चमेली के लिए ये काम नामुमकिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे से घर में दिन रात काम करना शुरू कर दिया। आदित्य हर दिन आकर उसका हौसला बढ़ाता रहा। उधर महेश्वर की नज़रें अभी भी चमेली पर टिकी थीं। उसने सोचा ये सबसे सही मौका है चमेली को हमेशा के लिए खत्म करने का। उसने एक नई साजिश रची। महेश्वर ने गांव के एक कुख्यात जादूगर भैरवनाथ को बुलाया और उसे सोने की मोहरों से भरा एक थैला देकर कहा कि चमेली जो भी घड़ा बनाए वो उसे रात में तोड़ दे। उसी रात जब चमेली अपने बनाए एक घड़े को आखिरी रूप दे रही थी, अचानक उसका घड़ा मेज से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। चमेली स्तब्ध रह गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। तीसरे दिन जब वो अपना नया कलश चूल्हे में पका रही थी, आदित्य आया। चमेली ने उदास होकर कहा, मुझे लगता है कि कोई मेरी मेहनत के खिलाफ साजिश कर रहा है। आदित्य उसकी बात गंभीरता से सुनकर बोला, मैं इसकी तह तक जाऊंगा, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। आदित्य ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त प्रताप सिंह को चमेली के घर के आसपास नजर रखने के लिए कहा। उस रात जब भैरवनाथ फिर से चमेली के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, प्रताप सिंह ने उसे पकड़ लिया और आदित्य के सामने पेश कर दिया। डर के मारे भैरवनाथ ने सारा सच उगल दिया कि कैसे महेश्वर ने उसे पैसे दिए थे। आदित्य का क्रोध 7वें आसमान पर था। वह तुरंत महल पहुंचा और रानी को सारी बात बताई। माँ, आपने मेरे प्यार को खत्म करने के लिए इतनी घटिया हरकत की। आदित्य क्रोध में बोला। रानी चुप रहीं, पर उनका अहंकार उन्हें चमेली को स्वीकार करने से रोक रहा था। रानी ने कहा, ठीक है आदित्य, मैं महेश्वर को सजा दूंगी, पर चमेली को वो घड़ा बनाना होगा। चमेली अब और भी मजबूत थी। उसने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो मैं वो घड़ा बनाऊंगी। बूढ़ी औरत का सपना और अमर घड़ा।
छठे दिन चमेली को एक सपना आया। सपने में एक बूढ़ी औरत ने उससे कहा, चमेली, तुम्हारी कला में सच्चा नदी के किनारे एक चमकता हुआ पत्थर है। उसे अपनी मिट्टी में मिलाओ और तुम्हारा घड़ा अमर हो जाएगा। सुबह होते ही चमेली नदी के किनारे पहुंची। पानी के तट पर बिखरे हुए पत्थरों में से एक सचमुच रात के तारों सा चमक रहा था। उसने वो पत्थर उठा लिया, उसे बारीकी से पीसा और अपनी मिट्टी में मिलाकर नया कलश बनाने लगी। इस बार चमेली ने अपने प्यार, अपनी मेहनत और अपनी उम्मीद को उस घड़े में भर दिया। 7वें दिन जब घड़ा तैयार हुआ, वो इतना सुंदर और अद्भुत था कि देखने वाले दंग रह गए। उसका रंग बदलता रहता था और उसमें भरा पानी कभी सूखता नहीं था। चमेली ने वह घड़ा रानी के सामने पेश किया। रानी हैरान रह गईं। उन्होंने घड़ा उठाया, उसे गौर से देखा और फिर जमीन पर पटका, पर वो नहीं टूटा। उन्होंने उसमें पानी डाला और कई घंटों तक रखा, पर पानी कभी सूखा नहीं। रानी के पास अब कोई बहाना नहीं था। जंगल में शरण और रहस्यमयी साधु। लेकिन महेश्वर, जो अभी भी अपनी चालाकी से बचा हुआ था, ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि चमेली ने जादू से घड़ा बनाया है और यह जादू पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। गांव वाले फिर से चमेली के खिलाफ हो गए। इस बार भीड़ इतनी उग्र थी कि आदित्य और चमेली को सुरक्षा के लिए गांव छोड़कर भागना पड़ा। वे जंगल की तरफ भागे और एक पुरानी गुफा में छुप गए। गुफा में धुआं भरने लगा। महेश्वर ने गुफा के प्रवेश द्वार पर आग लगाने का आदेश दिया था ताकि वे बाहर आने को मजबूर हों, पर चमेली ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गुफा के एक कोने में एक छोटा सा छेद देखा और दोनों एक संकरे रास्ते से बाहर निकल आए। बाहर आते ही जंगल में बारिश शुरू हो गई थी। बारिश ने गुफा के बाहर लगी आग बुझा दी, पर महेश्वर ने हार नहीं मानी और अपनी तलवार लेकर आदित्य की ओर दौड़ पड़ा। तभी जंगल से एक रहस्यमयी शख्स निकला। वो एक बूढ़ा साधु था जिसके चेहरे पर तेज था। उसने महेश्वर को रोकते हुए कहा, रुक जाओ, तुम्हारी साजिशें अब और नहीं चलेंगी। जादू वो नहीं है जो चमेली करती है। असली जादू उनके प्यार में है जो तुम्हारी हर साजिश को नाकाम कर रहा है। साधु ने अपना डंडा जमीन पर मारा और अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। महेश्वर और उसके सैनिक डर के मारे पीछे हट गए। साधु आदित्य और चमेली को जंगल के गहरे हिस्से में एक छोटी सी झोपड़ी में ले गया। साधु ने उन्हें बताया, तुम्हारा प्यार सच्चा है, पर तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। इस जंगल में एक पुराना मंदिर है जहां एक जादुई मिट्टी का स्रोत है। उस मिट्टी से बना कोई भी घड़ा अमर होता है। अगर तुम उस मिट्टी से एक और घड़ा बना सको तो तुम रानी और पूरे राज्य को दिखा सकती हो कि तुम खास हो। चमेली ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं तैयार हूं बाबा, चाहे कुछ भी हो मैं वो घड़ा बनाऊंगी। प्राचीन मंदिर की यात्रा और अंतिम परीक्षा। अगली सुबह चमेली और आदित्य उस प्राचीन मंदिर की तलाश में निकल पड़े। जंगल घना था और रास्ते में विशाल बाग, गहरी खाइयां और जहरीले सांप जैसे खतरे थे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा महेश्वर था, जो अपनी सेना के साथ उनकी तलाश में था और उस जादुई मिट्टी को हासिल करना चाहता था। जंगल में एक विशाल बाघ ने उन्हें चौंका दिया, पर चमेली के हाथ में साधु के दिए ताबीज से निकली हल्की रोशनी ने बाघ को कुछ पल के लिए रोक दिया और वे भाग निकले। अगले दिन उन्हें एक गहरी खाई के पार एक कमजोर लकड़ी का पुल मिला। चमेली ने डरते हुए कहा, ये पुल तो टूट जाएगा। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ हैं चमेली, एक दूसरे का सहारा लेंगे। उन्होंने सावधानी से पुल पार किया। खाई पार करने के बाद उन्हें एक प्राचीन पत्थर का रास्ता दिखा जिस पर एक चमकता हुआ घड़ा भी खुदा था। यही मंदिर का रास्ता था, पर रास्ते में एक विशाल सांप था जिसके फन पर वही चिन्ह था जो मंदिर के रास्ते पर था। चमेली ने हिम्मत जुटाकर ताबीज को सांप के सामने उठाया। ताबीज की रोशनी ने सांप को शांत किया और वो धीरे धीरे रास्ते से हट गया। रात होने तक वे प्राचीन मंदिर के सामने पहुंच गए। मंदिर के अंदर एक छोटा सा तालाब था जिसके बीच में चमकदार मिट्टी का ढेर रखा था। जैसे ही चमेली ने मिट्टी को छूने की कोशिश की, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और एक गहरी आवाज गूंजी, केवल सच्चे दिल वाला ही इस मिट्टी को ले सकता है। अपनी सच्चाई साबित करो। तभी मंदिर के फर्श पर एक चमकदार रेखा दिखाई दी जो एक गुप्त दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी। दरवाजे के पीछे एक गहरी सुरंग थी। चमेली ने आदित्य की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है ये हमारी आखिरी परीक्षा है। आदित्य ने चमेली का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, हम इसे भी पार कर लेंगे। पर तभी बाहर से महेश्वर की आवाज गूंजी, तुम कहीं नहीं जा सकते आदित्य, ये मंदिर और इसकी मिट्टी अब मेरी है। महेश्वर अपने सैनिकों के साथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। प्रेम की विजय और एकता का घड़ा। आदित्य और चमेली ने साहस और अपनी कला की ताकत से जादुई मिट्टी हासिल की और उससे वो अमर घड़ा बना लिया। उन्होंने उसे सुरक्षित महल तक पहुंचाया।
महल में चमेली और आदित्य की नई जिंदगी खुशहाली और प्रेम से भरी थी। चमेली का कला केंद्र गांव और शहर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और आदित्य के नए नियमों ने राज्य में समानता और सम्मान की भावना को बढ़ाया। एक दिन उन्हें एक रहस्यमयी संदेशवाहक का पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि प्राचीन मंदिर में एक और रहस्य छिपा है जो उनके राज्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। चमेली और आदित्य ने अपने भरोसेमंद साथी प्रताप और गांव के कुछ नौजवानों को साथ लिया और मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर में पहुंचते ही एक गुप्त कमरा खुला। कमरे के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जो एक कुम्हार और एक राजा को एक साथ मिट्टी का घड़ा बनाते हुए दिखा रही थी। मूर्ति के पास एक छोटा सा तालाब था जिसमें चमकदार मिट्टी थी, पर इस बार वो मिट्टी हर रंग में बदल रही थी। चमेली ने उस मिट्टी को छुआ और उसे एक सपना दिखाई दिया, एक ऐसा राज्य जहां हर व्यक्ति अपनी कला, मेहनत और प्यार से एक दूसरे से जुड़ा था। चमेली ने उस मिट्टी से एक नया घड़ा बनाया जो हर उस व्यक्ति के सपनों को दिखाता था जो इसे देखता था। चमेली और आदित्य ने इस घड़े को अपने राज्य के केंद्र में रखा और इसे एकता का घड़ा नाम दिया। इस घड़े ने न केवल गांव वालों को एकजुट किया बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ भी शांति और सहयोग की शुरुआत की। रानी, जो अब चमेली को अपनी बेटी की तरह मानती थी, ने इस घड़े को देखकर कहा, चमेली, तुमने न सिर्फ मेरे बेटे का दिल जीता बल्कि पूरे राज्य को एक नया रास्ता दिखाया। समय के साथ चमेली और आदित्य का प्यार और भी मजबूत होता गया। उनका राज्य समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बन गया। उनका जादुई घड़ा और एकता का घड़ा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। उनकी कहानी गांव-गांव और शहर-शहर फैल गई और लोग उन्हें कुम्हारिन और राजकुमार की अमर प्रेम कहानी के रूप में याद करने लगे। इस तरह मिट्टी और प्यार की ये कहानी, जो एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी, एक महान साम्राज्य की नींव बन गई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।